नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो देश का सबसे बड़ा सियासी शो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। पॉलिटिकल पावर सेंटर में बहुत स्वागत है आपका। अवैध निर्माण पर देवभूमि में कैसे घमासान, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। और सवालों का एनकाउंटर कौन कर रहा है आपको दिखाएंगे। और घाटी के इंजीनियर से कश्मीर की कितनी सूरत बदलेगी, ये भी जरूर देखिएगा। तो तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. राहुल के सिख समुदाय पर दिए बयान के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन। राहुल गांधी के घर के बाहर किया पार्टी के सिख यूनिट ने प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। बोले ये लंगड़ी सरकार जिसकी एक टांग टीडीपी और नीतीश कुमार, अगर इंडिया को मिलती 20 और सीटें तो जेल में होते ये सब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले हमारी सरकार बनी तो देंगे 200 यूनिट बिजली फ्री। डबल इंजन सरकार के बावजूद देश में बिहार में सबसे महंगी बिजली। सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली वाले ऐलान पर बीजेपी का हमला। पार्टी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण बोले तेजस्वी जानते हैं कि नहीं बनेगी सरकार, इसीलिए जो मन में आ रहा है कर रहे हैं ऐलान। तेजस्वी की आभार यात्रा पर पीके का हमला। बोले बिहार को गरीब निरक्षर बनाने के बावजूद लोगों ने इनको नहीं भगाया, तेजस्वी को जताना चाहिए इसका आभार। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने संभाला यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार। बोली नाराजगी नहीं, परिवार में हो जाता है सब कुछ। अपर्णा से नाराजगी की थी खबरें। पति के साथ सीएम योगी से की थी मुलाकात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की गारंटी। परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3000 रुपए, 1 लाख खाली पदों पर भर्ती। परिवार के हर सदस्य को 11 किलो चावल, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान। हरियाणा की सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला। बोले जिनके खुद के खाते खराब वही मांग रहे हैं बीजेपी से हिसाब। तीसरी बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। हरियाणा की अंबाला छावनी सीट से अनिल विज बीजेपी के उम्मीदवार। नामांकन से पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री ने की पूजा, फिर रोड शो के बाद किया पर्चा दाखिल। आम आदमी पार्टी ने जारी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। अब तक कुल 61 उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं। बबीता फोगाट के सामने पहलवान कविता दलाल को टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जारी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। झज्जर में बीजेपी उम्मीदवार ओपी धनखड़ ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। बादली सीट से ओपी धनखड़ उम्मीदवार हैं। सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। करनाल के असंध सीट पर बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र राणा की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व विधायक जुलेराम शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। चुनावी राज्यों में प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को जम्मू के डोडा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली। और आज सबसे पहली खबर आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश से। शिमला में बवाल थम नहीं रहा। मस्जिद के अवैध निर्माण का जो ये विवाद है, आज भी कई हिंदू संगठनों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी उग्र भी नजर आए। इस दौरान पुलिस की तरफ से सख्ती बरती गई है और पानी की बौछार भी की गई इन प्रदर्शनकारियों पर। सड़क पर जन सैलाब। बैरिकेडिंग तोड़ते प्रदर्शनकारी। पानी की बौछार और भीड़ पर लाठीचार्ज। तमाम तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ी की रानी शिमला की हैं। 5 दिन की शांति के बाद शिमला की गलियां एक बार फिर से नारों और प्रदर्शन के शोर से गूंज रही हैं। हुआ ये कि शिमला पुलिस ने हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 163 लागू की थी, लेकिन लोग नहीं माने और सैकड़ों की भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते संजौली मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी। मस्जिद से पहले पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी, लोगों ने उस बैरिकेडिंग को हटा दिया। पुलिस से धक्का मुक्की हुई। जब लोग उग्र होते दिखे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। शिमला के ढनी टनल से होकर संजौली की विवादित मस्जिद तक पहुंचने का रास्ता है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी टनल में मौजूद हैं और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए टनल के गेट को बंद कर दिया है।
असल में विवाद मस्जिद के अवैध निर्माण का है। शिमला के स्थानीय लोग और हिंदू संगठन मान रहे हैं कि अवैध निर्माण को हटाया जाए। पिछले दिनों मामला सदन में उठा तो माहौल गरमाया। जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार मामले को कोर्ट में बताकर विवाद में हाथ नहीं डालना चाहती, लेकिन शहर के बदले सियासी मूड को भांपकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक नहीं होने की बात कह रही है। पीसफुल प्रदर्शन हो, उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है, हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा, सरकार उसको तोड़ने की इजाजत नहीं देती। लेकिन पुलिस प्रदर्शन नहीं होने देना चाह रही थी, तभी तो एक दिन पहले ही 5 लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन लोग नहीं माने और सड़क पर उतर आए। जगह जगह हाथ में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर बैठ गए। कहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। शिमला की ठंडी वादियों में बवाल की गर्मी का पारा चढ़ा तो उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की गई। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठी चार्ज, आग बरस रही है। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण का ये विवाद 14 साल से ज्यादा पुराना है। कई बार अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी 31 अगस्त को इलाके में हिंदू युवक की पिटाई के बाद मामले ने तूल पकड़ा और अब ये हालात बने हैं। तो फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन मस्जिद पर महाभारत क्यों है, अब जरा इसे विस्तार से समझिए। देखिए, शिमला के संजौली में ये 5 मंजिला मस्जिद मौजूद है, जिसे लेकर ये पूरा बवाल इस वक्त वहां पर है। आरोप दरअसल ये है कि अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण उस इलाके में हुआ है, अवैध तरीके से उसे बनाया गया है। हिंदू संगठन अवैध निर्माण का विरोध लगातार कर रहे हैं और उसी को लेकर ये प्रदर्शन भी आज किया गया। 1 और 5 सितंबर को भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि इस अवैध निर्माण को वहां से हटाने की मांग की जा रही है। 4 सितंबर को इस पर विधानसभा में भी चर्चा हुई थी। ये 4 सितंबर का मामला है। देखिए, 2010 से मस्जिद का ये पूरा विवाद चल रहा है और इसे लेकर आज गुस्सा थोड़ा और प्रदर्शनकारियों का बढ़ गया। ताजा विवाद जो है वो हिंदू युवक की पिटाई से भड़का। जब एक हिंदू युवक की पिटाई हुई, उसके बाद ये मामला और भड़क गया। 7 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होनी है। तो ये पूरा मामला है और इसी को लेकर फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल इस पर तो नजर हमारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए हरियाणा चुनाव की बात कर लेते हैं। विनेश फोगाट जो जुलाना सीट से चुनाव मैदान में है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इस सीट से आम आदमी पार्टी ने भी एक पहलवान को ही चुनाव मैदान में उतारा है। अब जाट बहुल इस सीट पर किस तरीके की चुनावी जंग छिड़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाड़ियों का काफिला और समर्थकों का हुजूम। ये पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट के नामांकन का जुलूस है। विनेश का ये जुलूस जुलाना के पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ और करीब 35 किलोमीटर तक यूं विनेश ने इलाके के लोगों का खुली कार से अभिवादन किया। सफेद सलवार सूट और दुपट्टे में विनेश नामांकन के लिए पहुंची और जींद के लघु सचिवालय में अपना पर्चा दाखिल किया। जींद की जुलाना सीट विनेश के मैदान में आने की वजह से हरियाणा की हॉट सीट बन गई है। मुकाबला कड़ा है। देखिए, मुकाबला मुझे नहीं पता कड़ा है, वो तो लोग बताएंगे। यहाँ की विश्वास करके चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जाट बहुल इस सीट पर 2019 में 61,000 वोट पाकर जेजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के परमिंदर सिंह 37,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस 12,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार कर उनके स्टारडम और स्थानीय होने का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले 3 चुनाव कांग्रेस इस सीट पर हार चुकी है। बात की जाए
1977 के बाद की तो कांग्रेस महज 2 चुनाव ही जीती है, यानी साल 2000 में और 2005 में। इसके अलावा जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विनेश से मुकाबले के लिए बीजेपी ने पेशे से पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा। योगेश बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जाट बहुल जुलाना में बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेला है। मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथों के द्वारा नॉमिनेशन दर्ज होगा। जेजेपी ने फिर से अपने विधायक अमरजीत ढांडा को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा ने भी आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, गढ़ी सांपला, वो कांग्रेस के गढ़ के तौर पर लोग वहां पर जानते हैं उसे। यहां पर लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि हुड्डा वर्सेस हुड्डा की जंग है। सुबह सुबह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूजा पाठ किया, परिवार वालों के साथ हवन किया। और फिर समर्थकों के सैलाब के साथ बस में सवार होकर नामांकन के लिए रोहतक रवाना हुए। रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से हुड्डा ने एक बार फिर अपना नामांकन भरा। इस सीट से हुड्डा लगातार 2005 से चुनाव जीत रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए हुड्डा ने चुनाव में जीत और प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं सर? 8 तारीख को कैसी तस्वीर आप आज देख रहे हैं? भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटू को कोई वोट देने वाला नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 97,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को महज 39,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। करीब 58,000 वोटों से हुड्डा की तब जीत हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो भूपेंद्र हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। टिकट बंटवारे में भी हुड्डा कैंप की ही चली है। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा के जन जन ने ठाना है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। रोहतक की इस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के लिए बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उतारा है, जो रोहतक जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। मंजू हुड्डा के पति राजेश हुड्डा की छवि बाहुबली की मानी जाती है। मंजू के पति पर कई मामले दर्ज हैं। हालांकि मंजू हुड्डा दावा करती हैं, इस बार चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को वो पछाड़ देंगी। चुनौती कुछ नहीं है, सभी मेरे अपने हैं और सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और बस सबसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि अगर वो यहाँ के बेटे हैं तो मैं भी तो इधर की पुत्रवधू हूँ और यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे भी सभी का आशीर्वाद चाहिए। वैसे तो गढ़ी सांपला में पिछले 30 सालों से हुड्डा का ही सिक्का चल रहा है, लेकिन इस बार हुड्डा वर्सेस हुड्डा का मुकाबला दिलचस्प है। और देखिए, ये कम दिलचस्प नहीं है कि हरियाणा में अभी चुनाव हुआ नहीं है, विधायक चुने नहीं गए, लेकिन सीएम के लिए कैसे दावेदारी वाला खेल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने दावा ठोक दिया है सीएम के पद पर। इशारों में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सीएम की कुर्सी के लिए दावा ठोका। कैथल की जनसभा में उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में संकट की घड़ी आई, सारे चौधरी भाग गए, सिर्फ उनके पिता पार्टी के साथ खड़े थे। चाहते हैं अपने बच्चे को कि वो अच्छी जगह पढ़ ले। उन्होंने उसी दिन मेरा नाम कटवाया जिस दिन कांग्रेस पार्टी टूटी और मुझे और मेरी मां को वापस घर भेज दिया। चाचा बोले अब आप नरवाना रहो, जाओ, और हमारा घर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पास खाता भी नहीं था उन दिनों। ये बात बहुत कम लोग पंडित जी जानते। और फिर 1977 से 1981 तक, जब तक सारी सरकार कांग्रेस में नहीं आ गई, पुनिया साहब यहाँ हैं, उन्हें पता है, और मेरे बुजुर्गवार यहाँ हैं, उनको पता है, सरपंच साहब यहाँ खड़े,
फिर वो दफ्तर कांग्रेस का हमारे घर से चलता था। कांग्रेस पार्टी पंडित जी अपने घर से चला करती थी। और राजनीति के मैदान में एक से बढ़कर एक खेल देखने को मिलते हैं। ये अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है। यहां पर हरियाणा में बीजेपी के एक नेता ने बिना टिकट मिले ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने नामांकन भर दिया। बिना टिकट मिले उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन भरा है। दरअसल बीजेपी ने अभी महेंद्रगढ़ सीट से किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया। महेंद्रगढ़ से ये 5 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए अब आपको हरियाणा से बिहार लेकर चलते हैं, जहां पर तेजस्वी इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भी किया, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया था, जो काफी चर्चा में भी रहा, अब उसकी रिकॉर्डिंग की मांग की जा रही है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश गिड़गिड़ा रहे थे। 9 सितंबर शाम 6 बजे का बयान। जब उन लोगों का होता है तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। 10 सितंबर दोपहर 3 बजे का बयान। पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। मतलब गिड़गिड़ा रहे थे। हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे। 10 सितंबर शाम 4:30 बजे का बयान। घर आए थे, हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। नीतीश पर तेजस्वी के बयानों की ये हैट्रिक है। 24 घंटे के अंदर 3 बार नीतीश के गिड़गिड़ाने की बात तेजस्वी ने कही और दावा किया उनके पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब गिड़गिड़ा रहे थे, आपके यहाँ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ। सवाल ये, क्या बयानों के बाउंसर के बाद अब आरजेडी और तेजस्वी की तरफ से वो कथित वीडियो भी सामने आएगा जिसका दावा बार बार किया जा रहा है? जेडीयू और बीजेपी ने चुनौती दी है, कहा वीडियो है तो जारी करें। तेजस्वी यादव अब राजनीति में इतने हताश हो गए हैं कि बिना सिर पैर की बात करने लग गए हैं। तेजस्वी जी, अगर आपके पास आप जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप वो वीडियो और प्रमाण जारी करें। असल में पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने बयान दिया और कहा 2 बार पाला बदलकर उन्होंने गलती की, आगे से नहीं करेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी से सवाल किया गया। पूछा जा रहा था कि चाचा ऐसी बात कह रहे हैं, तो जवाब में तेजस्वी ने पैर पकड़ने से लेकर गिड़गिड़ाने तक की बात कहकर सियासी सनसनी मचा दी। घर आए थे, हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। मतलब गिड़गिड़ा रहे थे, आपके यहाँ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ। 2020 में नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 में पाला बदल लिया। तेजस्वी उसी पाला बदल के दौरान की रिकॉर्डिंग का दावा कर रहे हैं। ये सच है कि 2015 में नीतीश ने लालू का साथ देकर आरजेडी को दोबारा खड़ा किया था। उस वक्त लालू की पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन नीतीश ने हाथ मिलाकर तेजस्वी को स्थापित कर दिया। और अब खबर सुल्तानपुर एनकाउंटर से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव लगातार इस एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। कई बार वो सरकार पर, पुलिस पर सवाल खड़े कर चुके हैं और अब फिर से एक बार सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला और एनकाउंटर के पैटर्न को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश के फिर सवाल, एनकाउंटर पर जारी है बवाल। समाजवादी पार्टी लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, योगी सरकार को घेर रही है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं और अब उन्होंने बीजेपी राज में एनकाउंटर पैटर्न के नाम से पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है, पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ,
फिर हत्या के बाद परिवार वालों को दबाव और प्रलोभन से दबाव, विपक्षी दलों से भंडाफोड़ होने पर दोयम दर्जे के नेताओं को आगे कर नेतृत्व को बचाओ, फिर झूठ में पारंगत अपने नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए बयानबाजी कराओ, जनाक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। अखिलेश यादव लगातार यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले एक पोस्ट में अखिलेश ने आंकड़े भी पोस्ट किए थे, जिसमें फेक एनकाउंटर में मारे गए 60% लोग दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक होने की बात कही गई है। अखिलेश के लगातार हमलों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और एसपी पर पीड़ित की जगह अपराधी की जाति देखने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं, वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं या जो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनकी जाति नहीं देखना चाहते हैं, वो अपराधियों की जाति देख रहे हैं। ये राजनीति की न्यूनता है और समाजवादी पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। यूपी में एनकाउंटर पर वार पलटवार जारी है। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तब तक इस मुद्दे पर दोनों खेमों की तरफ से आर पार जारी रहेगा, ऐसा साफ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान कई ऐसे बयान दिए जिस पर विवाद काफी गहरा गया है और राहुल के इन्हीं बयानों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी के इन बयानों पर राहुल गांधी पर उन्होंने अटैक करते हुए कहा है कि अलगाववादियों के नेता बनना चाहते हैं राहुल गांधी और उसी तरफ अग्रसर हैं, देश को गृह युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तो योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर यह बड़ा अटैक उनके बयानों को लेकर। और राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे लेकर विवाद गहरा रहा है। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान कई इस तरीके के बयान उन्होंने दिए जिससे लेकर यहां पर घमासान की स्थिति है। इन सब के बीच जिस तरीके से वहां पर उनकी मुलाकात हुई इल्हान उमर से, उसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इल्हान उमर की जो वहां पर छवि है, ऐसा माना जाता है कि भारत विरोधी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बार उन्होंने विरोध किया था। राहुल के अमेरिका दौरे पर मुलाकातों की तस्वीरें, बयान, स्टाइल चर्चा में है। कांग्रेस इस दौरे को सफल बता रही है तो बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी की एक मुलाकात ने बात और भी ज्यादा बिगाड़ दी। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिले। रेबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में रेबर्न हाउस इल्हान उमर भी मौजूद थी। राहुल के इल्हान से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के उनसे मिलने की आलोचना की। सियासी बयान और मचे घमासान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कौन है इल्हान उमर और क्या है बवाल की असल वजह। 40 साल की इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी नेता हैं। अमेरिकी संसद कांग्रेस में पहुंचने वाली इल्हान पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक हैं। 2019 में इल्हान मिनेसोटा से सांसद चुनी गईं। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य बनने वाली इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं। इल्हान उमर कई बार भारत विरोधी रुख दिखा चुकी हैं। यहां तक कि पीओके को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा तक बताया था। यही नहीं, साल 2022 में इल्हान पाकिस्तान सरकार की फंडिंग पर पाकिस्तान का दौरा भी कर चुकी हैं, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया था। यही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद के संबोधन में वो वहां से गैर हाजिर भी रही थी। इल्हान ने तब प्रधानमंत्री मोदी पर भारत में अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात होते ही बीजेपी की तरफ से जोरदार हमले शुरू हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, देश विरोधी बातें और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल की इस मुलाकात पर चौतरफा वार कर दिया। वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। ये दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। राहुल गांधी का शॉर्ट टर्म एजेंडा है, कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा नहीं है। लॉन्ग टर्म एजेंडे, ये शॉर्ट टर्म एजेंडे के आधार पर वो लॉन्ग टर्म में भारत को खंडित कर देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जीतने के लिए वो इल्हान उमर से मुलाकात कर रहे हैं। यस, और दूसरा पूरा जो मुस्लिम एजेंडा है उनका, इस देश को तोड़ने वाला जो एजेंडा है वो है। ये सारे एजेंडे के साथ राहुल गांधी वहां काम कर रहे हैं। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का भी पलटवार आया।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बीजेपी पर ही सवालों की बौछार करने लगे। कभी इससे पहले निशिकांत ने इल्हान उमर का नाम भी सुना था, हम ये जानना चाहते हैं, या पीयूष गोयल ने सुना हो या अमित मालवीय ने सुना हो। आप छिप छिप के किससे मिलते हैं ये बताइए। भरत जोटवानी कौन है जो आपके इवेंट मैनेजमेंट करता है, जो छोटा शकील जिसके साथ है और छोटा शकील लोगों को धमकाता है कि भरत जोटवानी को काम दीजिए, वो भरत जोटवानी प्रधानमंत्री के इवेंट मैनेजमेंट करता है, तब कोई आपत्ति नहीं होती। राहुल का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है। 7 समंदर पार राहुल के बयान और बैठकों ने देश की सियासत गरमा दी और इसका असर अभी कई और दिन कई मुद्दों पर देखने को मिल सकता है। तो पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी अपने विदेश दौरे के दौरान दिए गए बयानों को लेकर लगातार सवालों में घिर रहे हैं। 6 मुद्दे अब तक वो उठा चुके हैं जिस पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें से आरक्षण, आरएसएस पर हमला किया था, सिख पकड़ी, चुनाव पर सवाल उठाए थे और चीन की तारीफ की थी, भारत विरोधी से मीटिंग भी की है। ये तमाम वो 6 मुद्दे हैं जिसे लेकर सवाल लगातार राहुल गांधी पर उठ रहा है और उनके इन बयानों को लेकर अभी भी सियासत काफी गर्म है। अखिलेश, और बात कर लेते हैं इंजीनियर रशीद की। जम्मू कश्मीर के सांसद हैं, अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। चुनावी मौसम में इस तरीके से उनका जेल से बाहर आना और विरोधी जो है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, नारों के शोर के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये जश्न मन रहा है सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत का। तिहाड़ जेल में बंद सांसद रशीद को एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी, जिसके बाद समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बारामूला के सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद 2 अक्टूबर तक जमानत पर रहेंगे और समझने वाली बात यह है कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर की वोटिंग के साथ चुनाव खत्म होने वाला है। कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे। इंजीनियर रशीद की जमानत से सबसे ज्यादा किसी को सियासी नुकसान होने की आशंका है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, क्योंकि रशीद जमानत के दौरान घाटी में न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करेंगे। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए। इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट भी दीजिए। एक बात तो तय है, रशीद के बाहर होने से घाटी की दर्जन भर सीटों पर सियासी समीकरण बदलेगा, क्योंकि बारामूला की दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर रशीद ने लोकसभा चुनाव में एक तरफा बढ़त हासिल की थी। रशीद की पार्टी घाटी में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इंजीनियर रशीद की गैर मौजूदगी में उनके बेटे अबरार लगातार घाटी में कैंपेन करके अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। कश्मीर घाटी में मुस्लिम वोटों की चाहत रखने वाली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी रशीद के बाहर आने की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रही हैं। इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, जिनसे खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। के पास में पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? हालांकि रशीद की पार्टी के नेता और समर्थक बीजेपी से किसी तरह के कनेक्शन की बात को गलत बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 75 में भी सेटिंग की, उन्होंने 96 में भी सेटिंग की, उन्होंने 87 में भी सेटिंग की। सेटिंग करना तो उनकी आदत है, इसलिए चोर को तो हर कोई चोर ही लगता है। इंजीनियर रशीद 2019 में आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए रशीद ने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हराकर इस साल बारामूला में लोकसभा का चुनाव जीता। मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं।
5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो, आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाए। वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है। कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। इंजीनियर रशीद घाटी की लंगेट सीट से विधायक भी रहे। इस बार उन्होंने अपने भाई को वहां से टिकट दिया है। रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने आज ही नामांकन भरा। और जेल से बाहर आते ही किस तरीके से इंजीनियर रशीद विश्व वमन कर रहे थे वो भी आपने सुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।